हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने पढ़ेंगे सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर। जो सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि जो सिंगल फेज़ सप्लाई होती है, सिंगल फेज़ जो सप्लाई होती है वो रोटेटिंग फ्लक्स पैदा नहीं करती, नॉट रोटेटिंग फ्लक्स पैदा नहीं करती। इसके लिए कम से कम 2 फेज़ चाहिए, यानी कि 2 फेज़ या 3 फेज़ जो सप्लाई होती है वो क्या करती है, रोटेटिंग फ्लक्स पैदा करती है, रोटेटिंग होती है, वो क्या होती है, रोटेटिंग। और जो सिंगल फेज़ होती है वो नॉट रोटेटिंग होती है, रोटेट नहीं करती। तो जो सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। तो इसमें अब अपने इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए कई मेथड यूज़ किए जाते हैं, जैसे स्प्लिट फेज़ मेथड यूज़ किया जाता है, या फिर कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, ये मोटर अपने यूज़ करते हैं। लेकिन आज अपने पढ़ेंगे स्प्लिट फेज़ इंडक्शन मोटर, ठीक है। स्प्लिट फेज़ का मतलब है जो स्प्लिट फेज़ के सिद्धांत पे कार्य करती है। अब जो सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर होती है उसमें जो अपना जो स्टेटर होता है उस पर 2 प्रकार की वाइंडिंग स्थापित की जाती है। तो जैसे अपने अगर इसका डायग्राम बनाएं, तो इसमें एक वाइंडिंग तो क्या होती है, एक वाइंडिंग तो होती है जिसको क्या बोलते हैं, रनिंग वाइंडिंग। ये कौन सी वाइंडिंग होती है, ये होती है रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग, या इसको और क्या कहते हैं, इसको मेन वाइंडिंग भी बोला जाता है, इसको कहा जाता है मेन वाइंडिंग, ठीक है। ये जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, ये इसका प्रतिरोध क्या रखा जाता है, कम। प्रतिरोध क्या होता है, कम, ठीक है। और इंडक्टेंस यानी कि L का मान क्या रखा जाता है, अधिक। इंडक्टेंस का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो ये जो अपनी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, या रनिंग वाइंडिंग जो होती है, या जो मेन वाइंडिंग होती है, इसका प्रतिरोध कम और इंडक्टेंस का मान उच्च रखा जाता है। प्रतिरोध कम कैसे होएगा, क्योंकि ये जो वाइंडिंग होती है ये मोटे तारों से बनी होती है, ठीक है। तो जैसे अपने प्रतिरोध का नियम पढ़ा हुआ है, R बराबर L/A, ठीक है, कि जिसका एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो ये जो थिक वायर यूज़ करते हैं अपने, यानी कि थोड़ी मोटी वायर यूज़ करते हैं और टर्नों की संख्या कम, तो मोटी वायर यूज़ करते हैं। तो मोटी वायर जब एरिया ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम, और इंडक्टेंस का मान क्या होता है, उच्च होता है। और एक वाइंडिंग अपने यूज़ करते हैं, कौन सी होती है, ये होती है अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपने स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, या इसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी इसको बोलते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये जो वाइंडिंग होती है इसमें का जो प्रतिरोध होता है R, ये क्या होता है, अधिक होता है। प्रतिरोध का मान क्या होता है, उच्च होता है। और जो इंडक्टेंस होती है L, इसका मान क्या रखा जाता है, इसमें कम रखा जाता है। तो ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है इसमें टर्नों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। टर्नों की संख्या ज़्यादा होती है तो यानी कि लेंथ जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा। तो इसमें टर्नों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा, या लेंथ जो होती है इसकी ज़्यादा होती है। लेंथ ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध का मान भी ज़्यादा हो जाएगा और इंडक्टेंस कम होती है। इस स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक अपने स्विच लगाते हैं जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक है। इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो ध्यान रखना, सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब इसको जब सिंगल फेज एसी सप्लाई दी जाती है, इसको कौन सी सप्लाई देंगे, सिंगल फेज एसी सप्लाई, सिंगल फेज एसी सप्लाई इसको दी जाती है। तो इसमें करंट फ्लो होगी I, ये करंट डिवाइड होगी, ये अपनी कौन सी है, मेन वाइंडिंग। तो इसमें आने वाली जो धारा होगी उसको नाम दे दिया अपन ने IM, मेन वाइंडिंग की धारा। और स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो धारा जा रही है उसको नाम दे दिया अपने IS, स्टार्टिंग वाइंडिंग की धारा, ठीक है। इस तरीके से ये, और ये दोनों वाइंडिंग होती है ये इलेक्ट्रिकली क्या होती है, इलेक्ट्रिकली 90 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड होती है, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रिकली एंगल कितना होता है इनके बीच में, 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड होती है। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके श्रेणी क्रम में क्या लगा होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। जब अपनी मोटर जो है रोटेट करने लग जाती है उसके बाद में जैसे 75-80% के फुल स्पीड की 70 से 80% जब गति प्राप्त कर लेती है उसके बाद में ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाता है और अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होती है, सर्किट से बाहर हो जाती है। और बाद में जो अपनी रनिंग वाइंडिंग क्या रहती है, सर्किट के अंदर रहती है।
ठीक है, तो ये दोनों वाइंडिंग ध्यान रखना चाहिए जो कहाँ पे स्थापित होती है, स्टेटर के ऊपर। एक रोटर होता है अपना, ये अपने पास क्या होता है, एक रोटर होता है। ये रोटर किस प्रकार का यूज करते हैं, स्क्वायरल केज टाइप का। ठीक है, स्क्वायरल केज टाइप का एक रोटर अपने यूज करते हैं। ये कौन सा है, रोटर। स्क्वायरल केज टाइप का रोटर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के अंदर यूज किया जाता है। तो जब इसको सप्लाई दी जाती है, अब देखिए इसमें जो फेज डिस्प्लेसमेंट कैसे पैदा होएगा कि जो सिंगल फेज है उसको स्प्लिट किया जाएगा, यानी कि दो भागों में डिवाइड किया जाएगा, उसमें जो रिलेटिव मोशन आएगा उसकी वजह से अपने मोटर क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो देखिए सबसे पहले अपने फेजर डायग्राम से समझते हैं कि ये अपनी वोल्टेज V, सप्लाई वोल्टेज V है। अब जैसे ही इस रनिंग वाइंडिंग है, ये अपनी मेन वाइंडिंग है, इस मेन वाइंडिंग में जब धारा फ्लो होगी तो इस मेन वाइंडिंग का इंडक्टेंस जो है क्या है, उच्च है। इंडक्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट वोल्टेज से उतनी लैग करेगी, यानी कि पीछे चलेगी। तो इंडक्टेंस जो होती है, इस जो अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसका इंडक्टेंस क्या होता है, उच्च होता है। इंडक्टेंस का मान क्या है, इसका ज़्यादा है। इंडक्टेंस का मान जितना ज़्यादा होगा करंट उतनी लैग करेगी, यानी करंट उतनी पीछे रहेगी। तो इसमें ये जो धारा फ्लो होगी ये इस वोल्टेज से लगभग 70 डिग्री क्या रहेगी, पीछे रहेगी, क्योंकि इंडक्टेंस ज़्यादा है, इंडक्टेंस ज़्यादा है तो धारा क्या रहेगी, पीछे रहेगी। तो लगभग 70 डिग्री ये क्या रहेगी, पीछे रहेगी। तो यहाँ पे बनाए अपने, ठीक है, ये क्या चीज़ होगी, आई, थोड़ा सा इसको 70 डिग्री, तो ये क्या हो गया अपना आई एम, मेन वाइंडिंग की धारा होगी। तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, ये हो गया लगभग 70 डिग्री। ठीक है, अब जो इस स्टार्टिंग वाइंडिंग की धारा की बात करें तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो इसका जो इंडक्टेंस क्या होता है, कम होता है, लेकिन कुछ ना कुछ इंडक्टेंस तो है, लेकिन है क्या, इंडक्टेंस कम। इंडक्टेंस कम होगा तो करंट जो है वो कम लैग करेगी, यानी कि थोड़ी कम पीछे रहेगी, ये लगभग 20 डिग्री। तो आई एस कहाँ पे बनेगी, ये अपनी वोल्टेज है, इस वोल्टेज से लगभग 20 डिग्री पीछे रहेगी। तो यहाँ पे बना सकते हैं अपने इसको, ठीक है। तो ये क्या होगी अपनी आई एस। तो ये आई एम 70 डिग्री था, ये एंगल 70 डिग्री था, और वोल्टेज से स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो धारा फ्लो हो रही है वो क्या हो रही है, 20 डिग्री, लगभग 20 डिग्री पीछे है। तो 20 डिग्री ये हो गया, टोटल 70 है, तो ये एंगल कितना बच गया अपने पास, लगभग ये बच गया अपने पास 50 डिग्री। ठीक है, तो ये 50 डिग्री, इसकी वजह से ये एक परिणामी निकलेगा। परिणामी इन दोनों वाइंडिंग का परिणामी क्या निकलेगा, ये इन दोनों जो स्टार्टिंग करंट है और ये जो मेन वाइंडिंग की करंट है, इनका एक परिणामी होगा आई, इसे बोलते हैं परिणामी धारा। क्या बोलते हैं इसको, परिणामी धारा। ये परिणामी धारा, इसकी वजह से क्या होगी, अपनी मोटर रोटेट करेगी। इन दोनों में देखो आई एस स्टार्टिंग में और मेन वाइंडिंग में एक फेज डिफरेंस पैदा हो गया, जिसकी वजह लगभग कितना डिग्री होता है, 50 डिग्री के बराबर। तो इसकी वजह से इसमें क्या रोटेटिंग फ्लक्स पैदा हो जाएगा, रोटेटिंग फील्ड पैदा होगा, जिसकी वजह से अपनी मोटर रोटेट करेगी। और ये जो धारा होगी परिणामी आई, परिणामी धारा, इसकी वजह से अपना जो फ्लक्स पैदा होगा वो रोटेटिंग फ्लक्स पैदा होगा, जिसकी वजह से मोटर अपनी रोटेट करेगी। और रोटेट करने के बाद जैसे ही मोटर अपनी लगभग 70 से 80% गति प्राप्त कर लेगी, फुल स्पीड की, ठीक है, फुल स्पीड की 70 से 80% गति जब प्राप्त कर लेगी तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इस हिसाब से जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो गया तो अपनी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये सर्किट से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, और अपनी मोटर किसके अकॉर्डिंग चलेगी, जो अपनी रनिंग वाइंडिंग है उसके अनुसार अपने रोटर को रोटेट करवाती रहेगी। तो 70 से 80% के बाद अपना सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट से बाहर हो जाती है, और अपनी मोटर जो है वो रनिंग वाइंडिंग में रोटेट करती रहेगी। इस चीज़ का खास से ध्यान रखना कि जो अपना सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वो हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा होता है। ये क्वेश्चन बनता है कि 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि जो रनिंग वाइंडिंग होती है इसका प्रतिरोध कम होता है, इंडक्टेंस का मान उच्च होता है, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसमें प्रतिरोध का मान क्या होता है, उच्च, और इंडक्टेंस का मान क्या होता है, कम होता है। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसके श्रेणी क्रम में क्या लगा होता है, हमेशा सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जो 70 से 80% गति प्राप्त करने के बाद क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग जो अपनी सर्किट से बाहर हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि जो अपनी इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कि इसकी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे रिवर्स कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, भाई इसकी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है इसको कैसे चेंज करें। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यानी कि इसकी दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या करें, तो या तो रनिंग वाइंडिंग, ठीक है, या तो
रनिंग वाइंडिंग या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग, इन दोनों में से किसी भी वाइंडिंग के सिरे आपस में बदल दें तो अपनी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगी। या तो रनिंग वाइंडिंग के सिरे बदल दो आपस में, ठीक है, या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सिरे आपस में बदल दो। एक वाइंडिंग, किसी भी वाइंडिंग का जो सिरे हैं वो आपस में या टर्मिनल है जो उनको बदल दें, रिवर्स कर दें, तो अपनी मोटर की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें अब अपने क्या पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना कि दोनों जो वाइंडिंग होती है एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड होती है। तो ये अपना कंप्लीट हुआ है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो आज अपने इतना ही करेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।